हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड is I1. The same rod is into a ring and its moment of inertia about a diameter is I2. If I1 upon I2 is x pi square by 3, the value of x will be. Solution. पहले एक हमारे पास थिन रॉड है, ये मान लो इस रॉड का मास m है और लेंथ l है ना। इस एक एंड से और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए। I इक्वल टू I1 बोला है इसने, ये होता है m l स्क्वायर बाई 3। लेंथ l है और वन एंड से और रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता है, याद होना चाहिए भाई। अब इसी रॉड को उसने एक रिंग बना लिया है। इसी रॉड को, थिन रॉड थी ये, तो थिकनेस नहीं दिखानी चाहिए थी मेरे को, चलो मैंने दिखा दी तो दिखा दी। उस वाले में कुछ इस तरह से एक थिन रॉड है, बहुत ही थिन है, बोला है उसने थिन रॉड, है ना। तो ऐसे ही बना सकते थे हम, चलो अब मत बनाओ, ठीक है ऐसे। अब इसका मास तो एम ही रहेगा, लेकिन इसकी जो रेडियस है आर, आपको नहीं लगता है जब इसी को बेंड करके बनाया है रॉड को, तो इसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो इसकी लेंथ के, जो इसका सरकमफ्रेंस होना चाहिए वो इस लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो L इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन 2 पाई, पहली बात। अच्छा, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है रिंग का, और ये रिंग है आपकी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो ये होता है हाफ m रेडियस का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये याद थोड़ी होता है बच्चों को, पर याद होना चाहिए बेटा। फिर भी ज़्यादातर से रिंग का ये वाला फॉर्मूला सबको याद होता है। ये रिंग है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये रिंग का प्लेन हो गया और इसकी रेडियस अगर r है और मास m है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होता है हमें। इस वाले एक्सिस के, ये ऐसे पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद करते हैं mr स्क्वायर। लेकिन चाहिए डायमीटर के अबाउट, तो कोई सा भी डायमीटर ना लो, जरूरी नहीं ये एक ये बना लिया। देखो ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, तो सिमेट्री, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। इसे I2 कह लेते हैं और इसे I1। देखो I1 I2 डायमीटर है, तो ये प्लेन में लाई कर रहे हैं दोनों, ये भी प्लेन में है और ये भी प्लेन में है, एक ही प्लेन में, रिंग के प्लेन में, और I3 प्लेन के परपेंडिकुलर है और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेन में लाई कर रही हैं और आपस में परपेंडिकुलर है, उनके सम के बराबर होता है, इसको बोलते हैं ऐसे। अब हमें ये वाला याद है mr स्क्वायर, I डायमीटर प्लस I डायमीटर। अगर वो डायरेक्टली पता हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये 2I डायमीटर हो गया, तो यहाँ I डायमीटर लिखेंगे तो 1/2 mr स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए 1/2 mr स्क्वायर लिखा है इसको। अब I2 की वैल्यू और आगे बढ़ाएं तो मास तो m ही है, रेडियस की वैल्यू ये है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, दैट मीन्स m L स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर। ये आपका I2 आया। दोनों का रेशियो I1 अपॉन I2 इक्वल टू, ये तो ml स्क्वायर बाई 3 है और ये ml स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर है, ये तो कट गया, तो ये आया 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और ये वाली वैल्यू हमें रखी है, ये रही x पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई स्क्वायर अपॉन 3 से पाई स्क्वायर अपॉन 3 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो यहाँ x की वैल्यू 8 आ जाएगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास m एंड रेडियस 2r, इस पे ध्यान दीजिए, रेडियस 2r है। r एज फॉलोज, सबके नेम गिवन है। इफ 2 ब्रैकेट में I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू x I1, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो ये लिख लो बेटा, 2 I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू x I1। अभी I2 क्या है, 2, I2 है आपका ये रहा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इट्स एक्सेस। देखो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस हमें 2r दे रखी है और ये रोटेशनल एक्सेस होती है सॉलिड सिलेंडर की, ज्योमेट्रिकल एक्सेस। सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 2r है तो 2r का स्क्वायर। एक्चुअल में हाफ m r स्क्वायर होता है, लेकिन जब रेडियस r होती है तो r लिखते हैं, लेकिन यहाँ रेडियस 2r इसीलिए ऐसा नहीं लिखा। तो कितना लिख दे I2 की वैल्यू हाफ m और 2r का स्क्वायर कर देंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस I3 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। अब इस पे ध्यान दें, एक सर्कुलर डिस्क है ये, इसकी भी रेडियस 2r है और मास m है। डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है, किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट। तो देखो ये यहां बताता हूं, पहले रेडियस बाद में 2r कर लेंगे, पहले अगर रेडियस r मान लें और डायमीटर के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, ये डायमीटर है, इसे I2 मान लें, I1 मान लें, I1 ये I डायमीटर, यानी तो ये डिस्क का प्लेन हो गया, ये डिस्क का प्लेन में ऐसे पास हो रही है डायमीटर से। एक और बना लें ऐसे, ये भी डायमीटर से पास हो रही है तो I2 बराबर I डायमीटर, और ये डिस्क के प्लेन में दोनों और आपस में परपेंडिकुलर है। और इस एक्सिस के अबाउट हमें याद होता है प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लर्न होता है ज़्यादा तरह से। I3 कितना होता है हाफ mr स्क्वायर, अभी हम रेडियस r ही मान रहे हैं, मास m मान रहे हैं, इतना। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए, जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको यहाँ लिखते हैं इक्वल टू जो प्लेन में लाई करने वाली दो एक्सिस हैं और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, I1 I2। ये प्लेन में लाई करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम और ये प्लेन के परपेंडिकुलर, एक ही आपका ये प्लेनर बॉडी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने अप्लाई करी है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हाफ mr स्क्वायर और ये I डायामीटर और ये भी I डायामीटर, तो 2I डायमीटर हो जाएगा तो ये 1/4 mr स्क्वायर आएगा डायमीटर के अबाउट। भाई ये 2ID हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये याद होना चाहिए था हमें वैसे, है ना। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ 1/4, मास तो m है और रेडियस r नहीं है बेटा, रेडियस 2r, इस पर ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर आएगा और इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस I4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इस डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट 1/2 होता है ये m और रेडियस आपकी 2r है तो ये भी 4r स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लें। सर्कुलर डिस्क होती है जैसे, सॉरी सर्कुलर रिंग कह रहा है, अब ये रिंग है, इसकी भी रेडियस अभी r मान लें और मास m है। सेम टू सेम प्रोसेस, डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है I डायमीटर, इसे I1 बराबर I डायमीटर, ये रिंग का प्लेन ही हो गया ये वाला, और ये भी डायमीटर से पास हो रहा है I2 बराबर I डायमीटर। सिमेट्री है इसीलिए डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे, और प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद करते हैं mr स्क्वायर होता है रिंग का, ये रिंग के लिए लिख रहा हूँ। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए, जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर उसे लिखिए बराबर जो प्लेन में लाई करने वाली दो एक्सिस हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर वाली mr स्क्वायर, ये I डायामीटर प्लस ये भी I डायामीटर, तो ये 2I डायामीटर हो जाएगा, ये mr स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का डिवाइड करेंगे तो I डायमीटर इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर आएगा, वो मैंने लिखा है 1/2 mr स्क्वायर। ये रहा। रेडियस 4r क्यों लिखी है, क्योंकि रेडियस वहाँ पे 2r है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। x I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर है अबाउट इट्स डायमीटर, ये तो हमें याद होता है डायमीटर के अबाउट 2/5 m, रेडियस है 2r, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर ऐसे, है ना। समझ में आया होगा शायद। ये देखो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट ये याद होना चाहिए 2/5 mr स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब सोचो
4r² पूरे में है बेटा, कॉमन लेके इधर से 4r² कॉमन ले लेंगे पूरे में से, और ये इक्वल लग रहा है बीच में, ये कट गया। सबसे पहले m भी पूरे में कॉमन है तो m भी कॉमन लेके काट दिया, है ना। अब बचा क्या, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये तो 1 हो गया, 2 का इसमें 2 से ये 2 कट गया, प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 1/2 बचा, इक्वल टू यहाँ देखें तो 2xy5 बचा। यहाँ से ये तो पूरा 1 और 1 2 ही हो गया, देखो 2 बराबर कितना हो गया 2xy5, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो यहाँ पे x जो होगा वो 5 होगा। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड, इस पर रॉड पे ध्यान दीजिए, अबाउट एन एक्सेस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर विल बी गिवन द लेंथ ऑफ रॉड इतना। सॉल्यूशन इजी सा क्वेश्चन है, एक रॉड है सिलेंड्रिकल थिन रॉड है ऐसे, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 10√3 मीटर, और देखो ये आपका सेंटर हो गया और लेंथ के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है, तो इस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। अगर रॉड का मास कैपिटल M है तो जानते हो इस एक्सिस के अबाउट जो मिड पॉइंट से जाए और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यह याद होना चाहिए, ये होता है mL²/12। लेकिन पूछा रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो जानते हो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इसी एक्सिस को रिपीट कर लो आप। मान लो ये PQ एक्सिस है ना, तो आपने ये वाली एक्सिस PQ बना ली। अब इस पूरी रॉड को एक पॉइंट मास पार्टिकल मान लो, ये रहा, और इसका मास कितना था, कैपिटल M था, तो होल मास यहाँ लिख लो पूरी रॉड का पॉइंट मास मान के, और इस पॉइंट मास को हम कितनी डिस्टेंस पर रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखें, जिससे इस एक्सिस के अबाउट इसको पॉइंट मास पार्टिकल माना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पॉइंट मास पार्टिकल का, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू k का स्क्वायर। तो पार्टिकल मान लिया इस रॉड को पूरे को, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया। अब ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वो रॉड के इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर इक्वल है, तो इस डिस्टेंस को जो पॉइंट मास पार्टिकल माना है इस रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो अब इस वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके इक्वल कर दो, तो mk² इक्वल टू mL²/12, m से तो m कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू आ गया L/√12। L की वैल्यू रखी है 10√3 और 12 को लिख सकते हैं हम 2√3, ये कट गया और ये 2 से कट गया 5, तो k इक्वल टू आ गया आपका 5 मीटर। यहाँ पे आप 5 भर सकते हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। 4 आइडेंटिकल डिस्क हैं, ईच ऑफ मास m एंड डायामीटर a, इस पर भी ध्यान देना, डायामीटर है, ये रेडियस नहीं है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी a/2, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। आर अरेंज इन अ स्मॉल प्लेन एज ऑन द फिगर, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम का अबाउट o डैश इज xy4 ma², देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, ठीक है, 2 मिनट बना रखा है, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया o डैश के अबाउट पूरे सिस्टम का, और ये डिस्क है आपकी, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, और ये भी डिस्क और ये भी डिस्क, सबके मास सेम है, और रेडियस आपकी यहाँ पे ध्यान रखिए a/2 है, डायमीटर a है बेटा, ठीक है। अब देखो इसे डिस्क 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इस वाले को 2 मान लो, इसको 3 और इसको 4। अगर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है वो o डैश के अबाउट इक्वल टू, तो डिस्क 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस o डैश प्लस डिस्क 2 का प्लस डिस्क 3 का प्लस डिस्क 4 का, लेकिन ये सब निकालना इसी एक्सेस के अबाउट o डैश के एक्सेस के अबाउट है। तो डिस्क 1 के लिए देखें तो देखो डिस्क की ये वाली एक्सेस डिस्क के प्लेन में लाई कर रही है और डायमीटर से जा रही है, और डिस्क के डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें याद होना चाहिए, वो 1/4
एम आर स्क्वायर होता है, और एम और आर रेडियस का स्क्वायर होता है, लेकिन रेडियस इसकी कितनी है, a/2 है, आर कितना है, a/2। अभी मैं आर मान लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा, सब में बार बार प्रूव करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। अभी मैं रेडियस आर मान लेता हूँ कि रेडियस आर है साहब, तो एम आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को तो यही याद नहीं रहता कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 एम आर स्क्वायर कैसे, क्योंकि उन बच्चों को, मोस्टली बच्चों को ये समझो कि ये वाला याद होता है, और बहुत से बच्चों को याद भी होता है डिस्क डायमीटर के अबाउट, याद रहना चाहिए, पर नहीं याद है उसके लिए थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ना रह जाए, उसे ख़त्म कर देता हूँ। मोस्टली बच्चों को जैसे डिस्क है तो प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होता है डिस्क का, जो कि कितना होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन हो गया डिस्क का, और ये इस एक्सेस के अबाउट याद होता है कितना, I बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। ये लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली, निकालने हैं मेरे को डायमीटर से पास होने वाला, तो कैसे निकालें, इसे I3 मान लेते हैं। देखो ये आपका डायमीटर हो गया और ये भी डायमीटर हो गया, और ये दोनों डायमीटर जो बनाए हैं वो डिस्क के प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जो I3 है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये भी डायमीटर है, इसे I2 मान लें, ये भी डायमीटर है, और सिमेट्री के अकॉर्डिंग डायमीटर के अकॉर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, क्योंकि ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दिया करो आप। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्क के, उसको यहाँ लिखिए, और जो प्लेन में दो एक्सिस लाई कर रही हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए, और दो जो प्लेन में लाई करें उन दोनों को जोड़ लो, और आपस में तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे। तो देखो ये I डायामीटर है, ये भी I डायामीटर है, और ये वाली वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर होती है, ये हमें याद होना चाहिए भाई, ये वाला। तो यहाँ से अगर 2 I डायामीटर 1/2 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से I डायामीटर जाएगा वो 1/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं तो ये कहूँगा कि डायामीटर के अबाउट भी याद कर लो, थोड़ा सा ये प्रोसेस 2-4 बार करोगे ना ऐसे तो याद हो जाता है। तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस, देखो ये भी डिस्क ही है और ये भी डायमीटर से ही पास हो रही है, ये वाली एक्सिस ओ डैश, तो इसका भी यही होगा 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस एक लाइन में हो जाता है वैसे सॉल्व, मैं बहुत फास्ट करूं तो बहुत एक लाइन में हो जाएगा, पर सिखाने वाले वे में ऐसे करना चाहिए, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, अब देखो ये टेंजेंशियली पास हो रहा है और प्लेन के पैरेलल है, तो जानते हो ये डिस्क है, ये डिस्क, और ये टेंजेंशियली और डिस्क के प्लेन के पैरेलल। देखो ऐसे बनाते तो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियली तो होता है ये भी, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ऐसे जा रहा है ना, तो टेंजेंशियली और प्लेन के पैरेलल। और ये वाली एक्सिस के अबाउट अभी हमने निकाला डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर तो हो गया, और हमने निकाला कितना आया, ये 1/4 एम आर स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। देखो अगर आप इसको देखोगे तो इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो ओ डैश तो यही है ना, तो इसमें निकालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, जो कि जा रही है डायमीटर वाली, ये ICOM कह सकते हो आप। और इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ICOM प्लस MD स्क्वायर, तो ICOM हो गया 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस MD, डी आ गई ये परपेंडिकुलर सेपरेशन जो कि रेडियस है एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, है ना, इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो इस वाले डिस्क के लिए इस एक्सिस के अबाउट निकालें I3, तो ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। और फिर इस वाले को भी देखोगे तो ये भी इतना ही आएगा 5/4 एम आर स्क्वायर, है ना। तो देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो 2/4 एम आर स्क्वायर मतलब 1/2 एम आर स्क्वायर, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 5/4 एम आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5/2 एम आर स्क्वायर। अरे इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया। यहाँ से एम आर स्क्वायर कॉमन ले लो या डायरेक्ट जोड़ लो, कितना हो जाएगा 6 एम आर स्क्वायर हो गया यार, है ना, 6 एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो 3 एम आर स्क्वायर हो गया। 3m और r की वैल्यू मत भूलना, a/2 थी तो a स्क्वायर बाई 4, तो 3/4 ma स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, ये रही x/4 ma स्क्वायर, इससे कट गया
4 से 4 कट गया तो x बराबर आ गया 3, तो x की वैल्यू आई आपकी 3। A uniform disc with mass capital M 4 kg and radius 10 centimeter is mounted on a fixed horizontal axle as on the figure. A block with mass 2 kg hang from the massless cord that is wrapped around the rim of the disc. During the fall of the block, the cord does not slip. Important line है. There is no friction at the axle कह रहा है ना. The tension in the cord is Newton. तो देखो मैंने फिगर बना रखा है। देखो इसका डिस्क का मास हमें दे रखा है 4 kg और डिस्क की रेडियस दे रखी है हमें कितनी 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ। अब बताओ, देखो एक्सल और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कॉर्ड और डिस्क के बिटवीन तो फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो ये रोटेट ही नहीं, स्लिप करेगी, स्लिप कर जाएगी। भाई आपने पढ़ा होगा जब फ्रिक्शन नहीं होता कॉर्ड और उसके बीच में तो स्लिप कर जाती है, तो यह फ्रिक्शन होगा, है ना। तो अच्छा, तो जितने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन यहाँ होगा ए, और स्लिप नहीं कर रही तो जस्ट इसके डिस्क पर लाई करने वाला जो पॉइंट है, जस्ट इसकी कॉन्टेक्ट वाला, उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ये ऐसे घूमेगी अल्फा, तो ए इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए। अगर स्लिप नहीं कर रही तो डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए, तभी वो स्लिप नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं ए अपॉन आर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2g हो जाएगा और ये टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका अगर हम FBD बना रखा हमने, ये इस पे लिए नेट फोर्स लिखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू आएगा 2g माइनस के टी, और नेट फोर्स लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है a 2 और एक्सेलरेशन a, तो 2g माइनस के टी। अब देखो इसी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में 3 अननोन टर्म है, एक अल्फा, एक ए और एक टेंशन। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, अभी 2 इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं? तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी टॉर्क से, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन इस फॉर्मूले का कंसेप्ट होता है जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखते हैं। अब टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? टेंशन। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, एक्चुअल में टॉर्क प्रोड्यूस करता है एक्सल और कॉर्ड के रिम, डिस्क और कॉर्ड के बिटवीन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, घुमाएगा तो वही। लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम ये मान लेते हैं कि टॉर्क टेंशन प्रोड्यूस करेगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में हम बोल नहीं रहे कुछ, तो इसीलिए यहाँ पे टॉर्क निकालना है टेंशन की वजह से। अब टॉर्क इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, आर एफ साइन थीटा भी होता है, मैं ये लगा रहा हूँ। इसमें आर परपेंडिकुलर क्या है? तो फोर्स की दर्शन में एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करिए, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई टॉर्क की, इसकी टेंशन की, और इस रोटेशनल एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंड ड्रॉ करिए, उसे हम आर परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो आर परपेंडिकुलर तो कैपिटल आर हो गया और फोर्स हो गया टेंशन टी, ये टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा आर टी, तो इसके लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू, अब जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाला, इस एक्सिस के अबाउट निकाला, इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो डिस्क का प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं हाफ एम आर स्क्वायर होता है। और अल्फा हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन लगा लें ए अपॉन आर, तो देखो एक आर से एक आर कट गया और इस आर से ये वाला आर कट गया। टी इक्वल टू यहाँ इस एम की वैल्यू लिखें, ये आपका डिस्क का मास है 4 kg, तो 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगा, 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे m की वैल्यू 4 रखी है, डिवाइड बाई 2 तो 2m ही तो हो जाएगा, 2 बचेगा इंटू a, यहाँ से a निकालें तो t बाई 2 आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ डाल दें तो 2 इंटू टी बाई 2 बराबर 2g माइनस के t, इससे ये कैंसिल, इसको इधर लेके आएंगे तो 2t हो जाएगा बराबर 2g, 2 से 2 कटेगा, t इक्वल टू g और g हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 9.8 तो नहीं लिखेंगे, तो 10 ही लिख लें 10, तो t इज इक्वल टू 10 न्यूटन। द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 5i कैप 3j कैप माइनस के 7k अबाउट द ओरिजिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द ओरिजिन, इज टाउ इफ द फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल पोजिशन वेक्टर इतना, देन द वैल्यू ऑफ टाउ विल बी, ठीक है। सोल्यूशन देखो, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स लग रहा है, ये रहा एफ वेक्टर, इस एफ वेक्टर की वैल्यू हमें रखी है 5i कैप
प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। और ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन के अबाउट हमसे क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है, क्योंकि इस टॉर्क निकालो इस फोर्स का अबाउट ओरिजिन। अच्छा, पार्टिकल जिस पर फोर्स लग रहा है, ये वाला पार्टिकल है जिस पर फोर्स लग रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो इसका मतलब x में 2 है, y में भी 2 है और z में भी 1 है। ये इस पॉइंट के पोजीशन हो गए। देखो x में 2, y में 2 और z में कितना 1, तो मैंने लिख दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्या बात होती है पता है, आर वेक्टर का नेम। टॉय इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क इक्वल टू होता है ये। आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क, अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क, हिंदी में समझ लो आर वेक्टर का नाम। आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, और टेल उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, और टेल उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। बस इस बात का ध्यान रखिए। तो इसीलिए हेड यहां आएगा आर वेक्टर का और टेल यहां आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। अब आर वेक्टर निकाल लो। और वैसे भी जब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, ये पोजीशन वेक्टर बोला है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन ही होता है पार्टिकल का, इस वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, जब कुछ नहीं बोला है तब। तो आर वेक्टर कैसे लिखते हैं, हेड वाले में से टेल वाला घटाते हैं। एक्स में से एक्स, वाई में से वाई, जेड में से जेड, है ना। आपने पढ़ा हुआ x2 माइनस x1, पर ऐसे याद ना करके ऐसे याद करिए, हेड में से टेल वाला घटाते हैं। तो हेड में से घटाइए 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप। तो ये यही आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस के कैप। अब टॉर्क इज इक्वल टू होता है r क्रॉस एफ। तो ये बना लेते हैं हम ऐसे, यहाँ लिखते हैं i, यहाँ लिखते हैं j और यहाँ लिखते हैं k। पहले r वेक्टर है तो पहले r वेक्टर का x कंपोनेंट आएगा, फिर y कंपोनेंट और फिर z कंपोनेंट, फिर f वेक्टर का लेते हैं। पहले r है तो r का लिखेंगे, ये 5, 3 और माइनस के 7, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ लिखते हैं i कैप पॉजिटिव, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लगा लेंगे, माइनस का j कैप, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लगा लेंगे, प्लस का k कैप, ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में माइनस लगा लेंगे। i को छुपा लेंगे ऐसे, i जिस कॉलम में जिस रो में से छुपाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें, पहले इसका इसमें करते हैं फिर इसका इसमें करते हैं। तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 14, इसका इसमें करेंगे तो 3, फिर j को छुपा लेंगे, जिस कॉलम में और जिस रो में से छुपा लेंगे। इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 14 और इसका इसमें करेंगे तो 5, फिर के कैप को छुपा लो, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6 और इसका इसमें करेंगे तो 10। ठीक है, अब लिख लो, ये हो गया माइनस के 17 आई कैप और ये माइनस के 19 हो जाएगा, माइनस के 19 प्लस के 19 हो जाएगा 19 के कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 4 के कैप। ये तो ये आपका आ गया माइनस के 17 आई कैप प्लस के 19 के कैप माइनस के 4 के कैप। सी चॉइस इज करेक्ट। A pulley of radius 1.5 meter is rotated about its axis by a force F 12t minus के 3t square Newton applied tangentially while t is measured in second. If the moment of inertia of the pulley about its axis of rotation 4.5 kg meter square, the number of rotation made by the pulley before its direction of motion reversed, then will be k upon pi, the value of kh. तो देखो मैंने फिगर बना रखा है। ये तो इस फोर्स की वजह से पहले इस व्हील की टेंजेंशियल स्पीड इंक्रीज होगी और उसकी वजह से इसकी एंगुलर स्पीड भी इंक्रीज होगी। लेकिन देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी, और डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में घूमने से पहले इसकी स्पीड बढ़ रही थी तो फिर घटनी चाहिए और घट के फिर जीरो हो जानी चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी।
भाई पहले अगर ये ऐसे से घूम रहा था तो पहले स्पीड बढ़ रही शुरुआत में इनिशियली, फिर उसकी स्पीड घट के 0 होनी चाहिए एंगुलर स्पीड, फिर डायरेक्शन रिवर्स होगी, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो कितने समय में उसकी एंगुलर स्पीड घट के 0 हो जाएगी, कितने समय में, वो हमें निकालना है। क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स तभी होगी जब एंगुलर स्पीड 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स होगी फोर्स की, और वो डायरेक्शन जो पुली की घूमने की डायरेक्शन रिवर्स होगी, है ना। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स्ड, बिफोर कह रहा है, तो हमें पहले वो समय निकालना पड़ेगा जिस पर एंगुलर स्पीड 0 है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इस फॉर्मूले में हमेशा जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो इस फोर्स का अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉ इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर एफ, और आर परपेंडिकुलर क्या होता है, फोर्स की क्या बनाइए सबसे पहले, लाइन ऑफ एक्शन। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और रोटेशनल एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसे आर परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि रेडियस के बराबर है, इसीलिए लिख सकते हैं आर एफ। और आई और अल्फा, पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। रेडियस हमें दे रखा है 1.5, और फोर्स दे रखा है टाइम डिपेंडेंट है 12t माइनस के 3t स्क्वायर इक्वल टू आई हमें दे रखा है 4.5 अल्फा। तो इससे देखो ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से इसे काट दो तो 4t माइनस के टी स्क्वायर ई अल्फा। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकले आया 4t माइनस के टी स्क्वायर, लेकिन हमें ओमेगा 0 होने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो ओमेगा चाहिए, जब हमें अल्फा द फंक्शन ऑफ टी पता हो, उससे हमें ओमेगा द फंक्शन ऑफ टी निकालना हो, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, है ना। और क्योंकि अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा ओवर डी टी, अगर हम डी ओमेगा निकालेंगे तो अल्फा डी टी हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करके हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ऐसे ही ओमेगा द फंक्शन ऑफ टी से थीटा द फंक्शन ऑफ टी निकालना हो, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। और इसका उल्टा करना हो ऊपर की तरफ तो डिफरेंशिएशन करते हैं। इतना आपको पता होगा पहले काइनेमेटिक्स में, है ना। तो इसीलिए हम इसकी जगह पर लिख देते हैं डी ओमेगा वाई डी टी इक्वल टू 4t माइनस के टी स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 4t माइनस के टी स्क्वायर, इसको दल लिया डी टी, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम डिपेंडेंट है। इक्वेशन मत लगा लेना, ओमेगा निकालने के लिए ओमेगा बराबर अल्फा प्लस टी, ऐसा बच्चे सोचते हैं, क्योंकि वो तब लगता है जब अल्फा कांस्टेंट हो, और यहाँ अल्फा टाइम डिपेंडेंट है, इसीलिए ऐसे करने पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो डी जब समय 0 था तब ओमेगा भी 0 था शुरुआत में इसका, जब समय कोई पर्टिकुलर टाइम टी पर कितना एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, और लिमिट पुट करेंगे फिर 0 टू ओमेगा, और ऐसे इसका करें इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t का इंटीग्रेशन करें तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस है t³/3। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं, t की पावर n dt, t की पावर n+1 और n+1 लगाया है, और n डज नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू पहले यहाँ पे 1 थी, तो 1+1 ऐसे, और फिर 2 है, चलो ठीक है आता हुआ ये। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2t स्क्वायर माइनस t³/3, इतनी एंगुलर वेलोसिटी आ गई किसी टाइम पर, है ना। अच्छा अब कितने समय पर एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ 0 रख देते हैं, 0 2t स्क्वायर माइनस t³/3, तो t³/3 इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो ये कट गया, तो t इक्वल टू आ गया 6 सेकेंड। इस वह समय है जिस पर एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद ही फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होके, और फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होके ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा होगा, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा तो उससे पहले ही पूछ रहा है ना, पहले ही कितने नंबर ऑफ रोटेशन कर चुका होगा डायरेक्शन मोशन पुली की डायरेक्शन रिवर्स होने से पहले। इसके बाद भी डायरेक्शन रिवर्स होगी पुली की, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, तो अब यहाँ से फिर थीटा निकालो बेटा, और थीटा निकालने के लिए ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी।
फिर इसको एक बार पुट करो, डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस के टी क्यू बाई 3। तो डी थीटा इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस के टी क्यू बाई 3 डी टी। एक बार इंटीग्रेशन और फिर करो, तो किसी समय शून्य पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, एंगुलर पोजीशन 0 होगी, कुछ भी कह दो, और समय t पर थीटा होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे समय शून्य पर थीटा 0 एंगुलर पोजीशन हो गई और समय t पर एंगुलर पोजीशन हो गई। तो डी थीटा का कंडीशन थीटा और लिमिट हो गई 0 टू थीटा। इसका इंटीग्रेशन करें 2t³ अपॉन 3 माइनस ये 1/3 हो गया t की पावर 4 अपॉन 4, ये हो गया भाई, है ना। और यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ गया 2t³ माइनस 13 × 4 t4। अब t बराबर 6 सेकंड पर थीटा निकाल लो, थीटा कितना हो, तो 6 सेकंड रख दें, 2/3 क्यूब है तो 36 एक हो जाएगा इंटू 6, 3 बार करेंगे ना, और यहाँ -1 × 3 × 4 4 हैं, तो 36 × 36 हो जाएगा। 3 से ये कट गया कितनी बार, या ये काट दो 2 बार, तो 2 2 4 हो गए, 4 × 36 24 और बार बार 144। ठीक है, और 4 से ये कट गया 9 बार, और 3 से ये कट गया 3 बार, माइनस 18 1 9 1 10 18, इतना आया 108, है ना, इतना आ गया। इसको घटाएंगे तो ये 36 आएगा, ये पॉइंट नहीं कुछ भी, ये वैसे ही है। थीटा 36 रेडियन आएगा बेटा। ये तो अभी एंगुलर, ये समझो कि जैसे आपको पता हो कि अगर पार्टिकल पूरा एक रिवॉल्यूशन कर ले कंप्लीट, 1 रोटेशन कर ले, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई, है ना। तो n रिवॉल्यूशन करने में कितना होगा थीटा, 2 पाई × n। एक रिवॉल्यूशन करने में कितना थीटा, 2 पाई, तो n रिवॉल्यूशन करने में कितना, 2 पाई × n। n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ रोटेशन कह सकते हो। तो नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये तो रेडियन में आया अभी। थीटा की वैल्यू 36 रेडियन और 2 पाई और ये n आपका, n पूछा है हमसे, तो n = ये काट दिया 18/पाई, यही हमसे पूछा है। और उसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ रोटेशन जो है k/पाई है, इसके लिए k/पाई 18/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो k = आ गया 18। तो यहाँ पे k की वैल्यू 18 आनी चाहिए। स्पेरिकल सेल है, सबसे पहले स्पेरिकल सेल है, दैट मीन्स हॉलो स्फीयर है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 mr² होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ऑफ 1 kg ऑफ मास, रेडियस R इज रोलिंग, इंपॉर्टेंट है, रोलिंग कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेल अबाउट द ओरिजिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है, अबाउट द ओरिजिन निकालना है, वो इतना है, और ए वैल्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसमें हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जानते हो अगर कोई बॉडी, कोई भी शेप की बॉडी है, वो चल भी रही है और घूम भी रही है ना, चल भी रही हो और घूम भी रही हो, और किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे ओ पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम पूछे, दैट मीन्स बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है। और यहाँ पे तो और बढ़िया केस दे रखा है, प्योर रोलिंग दे रखी है, यहाँ पे रोलिंग दे रखी है, ठीक है नहीं, ऐसे। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, पॉइंट ओ के अबाउट इस बॉडी का, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट, LO = एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं
विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम लिखना है सेंटर ऑफ मास का विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, अब बॉडी का ही लिखना है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये तो इसका फॉर्मूला होता है एल ओ इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, का मतलब है सारा टोटल मास इस बॉडी का, अगर टोटल मास एम है उसे यहाँ मान लो और एक पार्टिकल मान के एंगुलर मोमेंटम लिखो पॉइंट ओ के अबाउट। तो देखो अगर पार्टिकल मान के लिखना है सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर सी पॉइंट ओ के अबाउट, है ना। तो फॉर्मूला होता है एम आर सी क्रॉस वी सी, ये पार्टिकल के लिए होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मानने और ओ पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं ये, प्लस बॉडी का लिखना है, तो इस बॉडी का अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस पॉइंट से मतलब नहीं है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट अपने से लिखना है, तो वो होता है आई सी यू एम इंटू ओमेगा रिजिड बॉडी का। तो ये फॉर्मूला होता है आपका जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही हो। इसमें थोड़ा सा करेक्शन और कर सकते हो यहाँ, क्या इसको अगर हम खोलते हैं ना तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये थीटा मानते हैं, तो ये इसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो एम आर सी वी सी साइन थीटा लिखते हैं प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। और जानते हो इसमें अगर हम इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, ऐसे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, ये पॉइंट ओ के अबाउट है ना, तो यहाँ से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसे आर परपेंडिकुलर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहाँ से अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो आर परपेंडिकुलर बटे आर आएगा, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर साइन थीटा होगी। तो आप चाहो तो इसमें इसे आर सी कह देता हूँ, है ना, तो आर सी साइन थीटा की जगह पर आप चाहो तो आर परपेंडिकुलर लिख सकते हो, तो एम वी सी आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी यू एम इंटू ओमेगा ये। और प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वी सी, ये आर ओमेगा होती है। ये सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला नहीं है, सोचो सेंटर ऑफ मास पे ही वेलोसिटी है तो वहाँ पे तो रेडियस जीरो हो जाएगी, तो ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है, वी सी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमें ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू क्या, पॉइंट ओ, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फेरिकल सेल मतलब बॉडी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये तो हो गया आपका आर सी, और ये इसकी हो गई वेलोसिटी वी सी, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ऐसे। ठीक है, अच्छा अब इस सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास कंसीडर कर लो और फॉर्मूला लगा दो। ये डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ये वाला एम वी सी, तो एम बॉडी का मास एम वी सी और आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी ओ एम ओमेगा, बस ये लिख दो। एम की वैल्यू बताओ, तो देखो आर परपेंडिकुलर कौन सा होगा यहाँ पे, इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाओ ये, और तो यही तो आर परपेंडिकुलर गया, ओ पॉइंट के अबाउट निकलवा रहा है, तो दिस इज आर परपेंडिकुलर जो कि इसकी रेडियस के बराबर है ना। एम की वैल्यू रखी है 1 kg, है ना, एम की वैल्यू 1 kg है, तो यहाँ 1 kg लिख देंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आर ओमेगा, अभी ये मैंने सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है, सोच के देखिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है बेटा, ये रेडियस जीरो होती है यहाँ पे, तो फिर ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है, रोलिंग बोला उसने, तो मैंने वी सी की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे आर ओमेगा, और आर परपेंडिकुलर भी आर है, आर परपेंडिकुलर भी आर है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो 2/3 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा तो ये है ये ऐसे,
तो अगर आप ध्यान से देखें एम की वैल्यू तो 1 हो गई, एम की वैल्यू कितनी हो गई 1, मास तो 1 kg दे रखा था। इसमें से आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले सकते हो आप, ये आर स्क्वायर ओमेगा ही लिखा है, तो आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2/3, तो ये हो गया 5/3 आर स्क्वायर ओमेगा। ये अब ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, a/3 आर स्क्वायर ओमेगा, ये रहा, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसे कंपैरिजन करें तो आर स्क्वायर ओमेगा से आर स्क्वायर ओमेगा कटेगा, 3 से 3 कट गया, तो a की वैल्यू आपको 5 दिखाई देगी। अच्छा क्वेश्चन था। a = 5। द पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट इज r वेक्टर 3i - k j मीटर एंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर 3j - k मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज √x न्यूटन इंटू मीटर वेयर द x इज। देखो सीधा क्वेश्चन है, आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल याद होना चाहिए, L = r क्रॉस p होता है और p लीनियर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइड मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मास को अलग साइड कर लें तो r क्रॉस v, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका L वेक्टर। अब देखो मास तो 1 kg दे रखा है, तो ये तो 1 हो गया, r वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें और v वेक्टर की, तो एक्चुअल में ये r क्रॉस v हो गया। तो आप इसे डिटरमिनेंट मेथड से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसे ऐसे बना लें, ये आई कैप, ये जे कैप और के कैप। यहाँ मिस्टेक मत करना, आर का पहले लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट लिखिए, आई 3 है और वाई कंपोनेंट देखें तो आपका -1 है और जेड कंपोनेंट है नहीं, के कैप है नहीं। इसमें यहाँ गलती मत करना, एक्स कंपोनेंट नहीं है देखो, है ना, 0 होगा, जे कंपोनेंट 3 है और जेड कंपोनेंट -1 है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जेड जे है ना, यहीं गलती कर सकते हैं बच्चे लोग, इतना अब कर लो, इसे प्लस मान लो, इसे माइनस और इसे प्लस, तो यहाँ आई कैप लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के माइनस का जे कैप लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के माइनस और के कैप लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के माइनस। अब आई के कोफिशिएंट को छुपा लो ऐसे, इसका मल्टीप्लाई तो +1 हो गया, इसको में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये +1 और ये 0। ऐसे जे वाले को छुपाइए, इस केस में करेंगे तो ये -3 और इस केस में करेंगे तो 0, इसको छुपाइए ऐसे, तो इस केस में करते हैं तो 9 और इस केस में करते हैं तो 0, तो ये 0, तो ये आ जाएगा आई कैप और ये हो गया +k 3j कैप और ये हो गया 9k कैप। ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड √, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ये 9 प्लस ये 81, तो √91 और ये दे रखा है √x, तो वो साइड का स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू आपको 91 मिल जाएगी, इसीलिए यहाँ इसका आंसर हो गया 91। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास M, रेडियस R is rotating with constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane about an axis vertical to its plane and passing through the center of ring. ठीक है, if the two object each of mass m be attached gently of the opposite end of the diameter of the ring, the then rotate with angular velocity. ठीक है, तो पहले समझते हैं। फर्स्ट केस ये है कि एक सर्कुलर रिंग है ऐसी, और ये सर्कुलर रिंग का प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड, और इस रिंग का मास M और रेडियस जो है वो R दे रखी है। ठीक है, अब सेकेंड केस में कहा है उसने कि यही रिंग है और इसके डायमीटर के अपोजिट एंड पर 2 मास पॉइंट मास पार्टिकल m जेंटली प्लेस कर दिए हैं। रिंग का मास तो वही M और R है, ठीक है, ये रेडियस R है। तो एक बात बताइए, इसमें एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, क्यों? तो देखो
इस पूरी रिंग का टोटल मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास पर, रिंग के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस रिंग का टोटल मास सेंटर ऑफ मास पर लाई करता है ना, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है रिंग के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है, इसीलिए यहाँ होगा ऐसे कैपिटल एम जी ऐसे। और इसका आपका इस फोर्स का इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क जीरो आएगा, बिकॉज ये फोर्स इसी एक्सिस से पास आउट हो रही है ना, तो इसका टॉर्क जीरो हुआ। ऐसे सेम टू सेम इसमें भी कह सकते हैं। इसका टोटल मास, ये सेंटर ऑफ मास है, जानते हो इस स्मॉल एम ये 2 पार्टिकल मास सिस्टम हो गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास यही आएगा, मिड पॉइंट है ना। अगर दोनों मास बराबर हों तो इसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होता है, तो यहीं आएगा। तो इस जगह पे भी अभी भी जो वेट लिखोगे तो टॉर्क अभी भी इसका इसी के अबाउट जीरो रहेगा। तो नेट टॉर्क पूरे सिस्टम का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट कितना है? जीरो है। जब नेट टॉर्क किसी सिस्टम का, नेट टॉर्क ऑफ सिस्टम अगर जीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहता है ना। बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो एंगुलर मोमेंटम लिखें सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसका पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लें, और ये एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, तो लिखें इसका आई ओमेगा लगा के, तो इसका लिखें। तो इसमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कैपिटल एम आर स्क्वायर, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया मैंने, है ना। ऐसे लिख सकते हो चाहे I1 ओमेगा नॉट इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 लिखें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर, और ओमेगा नॉट दे रखा है 2 इक्वल टू, इसका लिखें। तो देखो यहाँ हमें रिंग का भी लिखना है और ये 2 पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल का भी लिखना है। तो रिंग का लिखते हैं तो एम आर स्क्वायर हो गया कैपिटल आर, ये प्लस। अब इसमें जो पार्टिकल के लिखते हैं ना, कोई भी पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से अगर कुछ डिस्टेंस पर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, और पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये स्मॉल आर है तो आई बराबर होता है पार्टिकल का एम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये पार्टिकल के लगा रहे हैं तो लिखें तो स्मॉल एम और डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर सेपरेशन कैपिटल आर ही है, तो कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसे इसका लिखेंगे तो एक बार और जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। यहाँ से देखें तो कैपिटल आर स्क्वायर से ये कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन लेके काट सकते हो, तो ये हो गया 2 कैपिटल एम और इसको इधर लेके आए तो कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम। ये आ गई आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये इसका आंसर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था काफ़ी, तो इसीलिए इस पर टिक करना चाहिए हमें 2m बटे कैपिटल M प्लस 2m। सी चॉइस इज करेक्ट। सी चॉइस। अ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन द 2 coin each of mass 10 gram are put on the top of the other at the 10 centimeter mark. The scale is found to be balanced at 40 centimeter mark. Balanced at. The mass of the meter scale is found to be x into 10 की पावर माइनस के 2, the value of x is। देखो पहले नाइफ ये 50 सेंटीमीटर पर मीटर स्केल बैलेंस हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर 2 कॉइन रख दिए एक के ऊपर एक, तो ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस होने लगा। ठीक है, ऐसे ये 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अभी बताओ इस पूरी जो मीटर स्केल है इसका टोटल मास तो 50 सेंटीमीटर पे लगेगा मिड पॉइंट पर। इसको इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, तो यहाँ पे लगा आपका m इंटू जी। m इस मीटर स्केल का मैंने मास मान लिया m के जी। ठीक है, अच्छा अब इस कॉइन का जो टोटल वेट होगा वो यहाँ ऐसे 20 ग्राम हो जाएगा ये, तो 20 किलोग्राम में पहले किलोग्राम में चेंज 20
किलोग्राम हो गया इनटू जी, कितना न्यूटन, इतना जी 9.8 वाला ये ग्राम है, ठीक है। अच्छा, एक इस जगह पर, ये इस जगह पर रखा हुआ है तो ये इस पे एक्शन लगाएगा और ये रॉड पर, ये रॉड पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, रॉड पे दिखाया हमने। अच्छा, अब सोच के देखो कि पूरा इस जगह पे बैलेंस है तो नेट फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स अगर जीरो है तो ऊपर की तरफ कितने फोर्स हैं, एक एन, और नीचे की तरफ कितना है, इक्वल टू 20/1000 जी प्लस एम इंटू जी। एक तो इक्वेशन यहां से बनेगी, ठीक है। एन नॉर्मल रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा कहां से निकालें, तो देखो नेट अगर फोर्स जीरो है और इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में भी है और नेट फोर्स जीरो है, तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दे रखा है और नेट फोर्स भी जीरो है, तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, बट हमेशा हमें उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहिए जिस पॉइंट से ज़्यादा फोर्स पास हो, है ना। और हमें एन की वैल्यू पता नहीं है तो हम इस वाले पॉइंट के, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ये जो है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, पूरे सिस्टम का ये सेंटर ऑफ मास है ना। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है लेकिन ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट। तो आप नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास है ना, सिस्टम का ये, उसके अबाउट जीरो कर लो, तो एन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एन आपकी, एन की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल ले वहीं से पास हो रही है, तो आर परपेंडिकुलर इसमें कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। थोड़ा सा टॉर्क के बारे में बता देता हूं। देखो अगर किसी एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा हुआ है और इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है तो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर का हेड हमेशा उस पॉइंट पर आता है जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है, और टेल हमेशा उस पॉइंट पर आता है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछता है, ठीक है। अब आर क्रॉस एफ को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो आर एफ साइन थीटा, थीटा यहाँ पे टेल और टेल एंगल लिखते हैं, ये वाला एंगल नहीं है, वो हेड टेल हो गया, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये आर वेक्टर हो गया, तो ये थीटा हो गया। अब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाइए, इस फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है वहां से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, इसमें साइन थीटा निकालिए, ये आ जाएगा। अब इस आर साइन थीटा की जगह पर आप आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकते हो, ठीक है। आर परपेंडिकुलर क्या होता है अभी बताया, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, चलिए लगाइए। तो पहले तो मैंने एन का टॉर्क जीरो कर दिया, अब इसका टॉर्क निकालते हैं। तो जानते हो इस पॉइंट के अबाउट निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के, और ये फोर्स यहाँ लग रहा है, तो आर परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा, हेड यहाँ आएगा, ठीक है, नहीं ऐसे। आर वेक्टर भी बोल सकते हो आप इसे, आर वेक्टर बोला तो आर और एफ के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो 90 रखोगे तो यही आर परपेंडिकुलर है, यही आर है, थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका टॉर्क लिखते हैं, तो 20/1000 इंटू जी, ये तो हो गया फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये 40 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये 10 है तो 30 सेंटीमीटर बचेगा, ये वाली 30 सेंटीमीटर, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 30 सेंटीमीटर है, इसीलिए 100। अभी साइन नहीं लगा रहा, ठीक है, नहीं इसका साइन पुट नहीं कर रहे कि यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा। अगला वाला लिखते हैं, एम जी का टॉर्क लिखते हैं, तो एम जी और आर परपेंडिकुलर इस पॉइंट के अबाउट निकाल लें, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया। इसमें आगे एक्सटेंड करें तो इसमें भी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये रहा 10 सेंटीमीटर, तो इसीलिए 10/100 बराबर 0। अब साइन लिख लेते हैं, तो साइन लिखते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालिए, वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालते हैं तो कैसे करते हैं, आर से एफ की तरफ घुमाते हैं। पहले आर वेक्टर बनाइए, तो देखो आर वेक्टर हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट
टॉर्क निकालते हैं वहाँ पे तो टेल होता है, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वहाँ पे हेड आता है, तो ये हेड आ रहा है। अब हमेशा हेड को एक्सटेंड कर लेना चाहिए ऐसे, हमेशा क्या होना चाहिए, हेड, फोर्स और आर वेक्टर का जो टेल 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 कॉमन एक पॉइंट पर होना चाहिए, इसीलिए इसको एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे। फिर ऐसे घुमाएंगे छोटे एंगल से आर से एफ की तरफ, अपने राइट हैंड की फिंगर को आर से एफ की तरफ छोटे एंगल से घुमाइए, स्मॉल एंगल से। तो आर से स्मॉल एंगल से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे आर क्रॉस एफ ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो इसका जो टॉर्क है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, किसका, 20 वाले का, तो ये ऊपर डॉट बना देंगे। इसका टॉर्क देखो, तो इसका टॉर्क देखना है तो आर वेक्टर ऐसे हो गया, ये इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये आर वेक्टर हो गया। अब आर क्रॉस एफ छोटे एंगल से घुमाएं तो ऐसे फिंगर घुमानी पड़ेगी आपको राइट हैंड की, तो देखो ऐसे घुमानी पड़ेगी, ऐसे नीचे रखे ऐसे, ऐसे घुमाओगे तो गलत घूम रही है। आर से एफ की तरफ घुमानी ना छोटे एंगल से, तो ऐसे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब किसी एक को पॉजिटिव मानते हैं, एक को नेगेटिव मानते हैं, तो किसी को भी मान सकते हो आप। डॉट वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और क्रॉस वाले की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं टॉर्क नेगेटिव मान लेता हूँ। तो जो ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0 है। तो इसको इधर ले आओ अब, तो देखो ये 20/1000 G इंटू 30/100 इक्वल टू mg 10/100। देखो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो G से G कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 6/100 और नीचे हो गया इक्वल टू m। दैट मीन्स 6 इंटू 10⁻⁻2 m, और ये m दे रखा है हमें x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, और ये दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6, और इंटीजर टाइप है इसीलिए x की वैल्यू रख देंगे 6। A solid cylinder and a solid sphere having mass m and radius r roll down the same inclined plane from the top without slipping. They start from rest. The ratio of velocity of the solid cylinder, velocity, and the solid sphere with which the ground will be. Solution. देखो ये एक inclined plane है, यहां से कोई बॉडी इनिशियली रिलीज कर रहे हैं, मतलब इनिशियली वो रेस्ट में है, उसके पास ना इनिशियल वेलोसिटी है ना एंगुलर वेलोसिटी है, रेस्ट में था, छोड़ दिया। जब ये बॉटम में आ जाए ऐसे, तो इसके पास जो वेलोसिटी का रेशियो है, एक बार छोड़ रहा है सॉलिड सिलेंडर और एक बार सॉलिड स्फीयर। तो देखो जो एक्सेलरेशन होता है जब कोई बॉडी रोलिंग करे इंक्लाइन प्लेन पर, रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग, वो भी किस पर कर रही है, इंक्लाइन प्लेन पर। तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में याद होना चाहिए g sin थीटा 1 + k, ये याद होना चाहिए। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है g sin थीटा 1 + I/mr², ये याद होता है, बट मैं यहां पर I की वैल्यू लिखता हूं kmr²। इसमें k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, k कांस्टेंट टर्म है जो mr² के साथ अटैच होता है। जैसे हमारा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, देखो अगर k की वैल्यू पहले यहां रख दूं आई, फिर बताता हूं k क्या है। यहां पे वैल्यू पुट कर दो पहले, g sin थीटा 1 + अगर I की वैल्यू हम kmr² यहां पुट कर देंगे, kmr² यहां पुट कर देंगे तो ये 1/k हो जाएगा, है ना, mr² से mr² कट जाएगा, 1/k। हमें यही वाला फॉर्मूला याद करना चाहिए। जैसे फॉर k क्या चीज है वो बताता हूं, फॉर सॉलिड सिलेंडर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इट्स ऑन एक्सिस, तो सॉलिड सिलेंडर का होता है हाफ mr²। तो इसमें k की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो इसमें इस सॉलिड सिलेंडर के लिए k की वैल्यू हाफ है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर के लिए, सिलेंडर लिख देता हूं यहां, a सिलेंडर, तो यहां पे g sin थीटा 1 + k की वैल्यू हाफ रखेंगे, हाफ, तो ये 3/2 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3 g sin थीटा, ठीक है।
एक तो ये सिलेंडर के लिए आ गया, और फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए के कितना होता है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आई कितना होता है 2/5 mr²। तो फिर यहाँ पे देखो इससे कंपेयरिंग करो तो के की वैल्यू आई हमारी 2/5। अब सॉलिड स्फीयर के लिए अगर आप निकालोगे, क्या स्फीयर के लिए निकालोगे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दो g sin थीटा एंड 1 + 2/5। तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 तो ऊपर पहुंच जाएगा 5g sin थीटा, और नीचे आ जाएगा 5 एलसीएम लेने पर 5 + 2 7 इतना। तो इसका एक्सेलरेशन इसका आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ छोड़ रहे हैं, मान लो ये एल लेंथ है, इंक्लाइन प्लेन सेम ही है ना, थीटा भी सेम रहेगा, एल भी सेम रहेगा दोनों के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। इन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v² बराबर u² + 2s। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही तो है 2/3 g sin थीटा, किसी भी एक बॉडी के लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v², ये तो 0 है, + 2a डिस्प्लेसमेंट हो गया l। तो v = आ जाएगा रूट के अंदर √2al। अगर हम यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, v सिलेंडर और v स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो रूट के अंदर, पूरा रूट के अंदर ये आएगा 2a1l और 2a2l। l तो सेम ही है दोनों के लिए, एक ही इंक्लाइन प्लेन से, सेम इंक्लाइन प्लेन से उसे छोड़ा जा रहा है, तो l तो से l कट गया, 2 से 2 कट गया। तो √a1 की वैल्यू कितनी है 2/3 g sin थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 5/7 g sin थीटा। ये तो ये भी कट गया, 7 ऊपर जाएगा तो √14/15, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 14, ये डी चॉइस। इस क्वेश्चन को एक तरीका और है करने का, इस क्वेश्चन को एक तरीका है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकते हैं। A solid cylinder and a solid sphere having mass m and radius r roll down the same inclined plane from the top without slipping. They start from rest. The ratio of velocity of the solid cylinder to that of solid sphere with which the ground will be. ठीक है, सोल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन को मैं एक मेथड से कर चुका हूं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सेकंड मेथड है, दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे, मान लो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना, ये इसकी हाइट h है, यहाँ से किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। मतलब शुरुआत में ये रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और ना चल रहा है ना घूम रहा है, ठीक है। फिर इसे जब छोड़ दिया गया तो जब ये यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर बोला है कि प्योर रोलिंग है, ठीक है नहीं, रोल डाउन विदाउट स्लीपिंग, तो प्योर रोलिंग है, तो चल भी रहा है यहाँ पे जब पहुंचा तो चल भी रहा होगा और घूम भी रहा होगा। और प्योर रोलिंग की वाली कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है इक्वल टू r ओमेगा होता है, r इसकी रेडियस है। तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखो, mg भी होगा, नॉर्मल फोर्स भी होगा, समझा रहा हूँ बस थोड़ा सा, और एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, क्योंकि इस mg का एक कंपोनेंट तो इसे चला देगा आगे, लेकिन घुमा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क 0 होगा इन सब का। इस फोर्स का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना है 0, इन सब का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 है, बिकॉज इन सब का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, रोटेशन एक्सिस से जा रहा है, इसीलिए घूमेगा नहीं। तो फिर कौन है जो इसे घुमाएगा, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो कुछ इस तरह से करेगा, ये इस तरह से घुमाएगा इसको इस तरीके से। तो ये जो फ्रिक्शन है ये इसे घुमाएगा और ये जो नेट फोर्स है वो चलाएगा, ठीक है ना। चलाने वाला फोर्स है वो mg sin थीटा माइनस f का जो नेट फोर्स होगा वो चलाएगा, और घुमाने का जो काम करेगा वो केवल फ्रिक्शन फोर्स करेगा। क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो? अब सोचो, लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं और क्यों लगा सकते हैं उधर समझते हैं। पहले लगा देता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब बच्चे का क्वेश्चन जो आता है, सर इसमें तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं
तो उस वाली कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। मैंने कहा कि बेटा ये वर्डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन है। जानते हो अगर कोई सरफेस फिक्स हो तो फिक्स वाले केस में और प्योर रोलिंग कर रहा हो, फिक्स सरफेस पर अगर प्योर रोलिंग कर रहा हो तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो तो आर ओमेगा होती है, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है 0, और टॉप मोस्ट पॉइंट की होती है 2 टाइम्स ऑफ VCOM। ये आपने पढ़ी होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स जो है इज एट रेस्ट। ये किसमें होता है? इज एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एट रेस्ट। और यहीं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो तो रेस्ट में ना। तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस। इंपॉर्टेंट है, फिक्स सरफेस भी इंपॉर्टेंट है, प्योर रोलिंग भी इंपॉर्टेंट है। प्योर रोलिंग कर रहा हो फिक्स सरफेस पर तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिस पॉइंट पर लगता है वो रेस्ट में होता है। दैट मीन्स उस पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जानते हो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। तो उस पॉइंट पे दो पॉइंट वो वाला पॉइंट तो कैसा है? कॉन्टैक्ट पॉइंट कैसा है? रेस्ट में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, इसीलिए हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब कर सकते हो इसको सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखें। अब इसके पास दोनों का एनर्जी होंगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होंगी, एक होगी तो दोनों होंगी। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो ऐसे, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। आप ये दोनों हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। शॉर्टकट थोड़ा समय कम लगता है, अभी बताता हूँ ये कैसे आया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इस जगह को रेफरेंस पॉइंट मान लो आप, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 मानते हैं, तो यहाँ पे 0 हो गई। प्लस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ना ट्रांसलेशनल है ना रोटेशनल है, तो न दोनों ही 0 हैं। ट्रांसलेशनल का एनर्जी भी 0 और रोटेशनल का एनर्जी भी 0। लेकिन रेफरेंस पॉइंट से ये कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है, इसीलिए mgh। अब ये कैसे आया थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ यहाँ। एक्चुअल में आपने जो फॉर्मूला याद किया होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का, जब चल भी रही हो और घूम भी रही हो, तो हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। जब केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन हो तो यही लगाते हैं, ये नहीं लगाएंगे, ये तो प्योर रोलिंग वाले केस में लगाएंगे। इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ I की वैल्यू लिख लें हम kmr²। सर ये k क्या है? इसमें k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, k एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे सॉलिड सिलेंडर है उसमें I की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 mr², तो k 1/2 है। सॉलिड स्फीयर है तो I की वैल्यू कितनी होती है? 2/5 mr², तो k की वैल्यू 2/5 mr² है। ठीक है, तो k टोटल को आप ऐसे लिख लिया करो, k कोई कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, तो हाफ mv² प्लस यहाँ पे हाफ I की वैल्यू kmr², और प्योर रोलिंग वाले केस में ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा? v/r। तो यहाँ पे v²/r², r² से r² कैंसिल, क्या कॉमन आ गया? हाफ mv² कॉमन आ गया इसमें से, तो 1 + k दिखेगा ऐसे। तो ऐसे लिख लो, m से m कट गया, देखो यहाँ। तो यहाँ से जो आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे v² 1 + k, 2 का मल्टीप्लाई इधर करें तो 2gh, तो v की वैल्यू दिखाई देगी 2gh 1 + k और रूट में। फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए I कितना होता है? 1/2 mr² होता है। अब यहाँ से चेक करो k की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो, यहाँ से k और k, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए k 1/2। तो सिलेंडर के लिए आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी √2gh 1 + 1/2, दैट मीन्स √4/3gh, क्योंकि इसे लिख लेंगे 3/2 और 2 ऊपर बन जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। ये सिलेंडर के लिए आ गया। फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए अगर देखें, सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू होती है 2/5, क्योंकि I होता है 2/5 mr²। तो यहाँ पे चेक करो k की वैल्यू कितनी है? 2/5। तो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर निकालोगे
तो 2GH 1 प्लस K की वैल्यू 2Y5, 5 ऊपर चला जाएगा तो √10 हो जाएगा 10GH, और यहाँ से 5 एलसीएम लिया है तो 5 + 2 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि सेम हाइट से ही दोनों को, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर दोनों को सेम हाइट से कर रहे हैं, सेम इंक्लाइन प्लेन है ना, तो दोनों का रेशियो निकालें V सिलेंडर अपॉन V सॉलिड स्फीयर, तो ये आएगा √4/3GH और 10/7GH, GH से GH कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 × 7 और नीचे हो जाएगा 3 × 10, 4 से काट देंगे 2 बार, नहीं सॉरी 2 से काट देंगे 5 बार और 2 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 14/15, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 14/15। A rolling wheel of 12 kg is on inclined plane at the position P and connected to a mass 3 kg through a string of fixed length and pulley as shown the figure. Consider PR as a friction free surface. ये PR friction free surface है। The velocity of the center of mass of the wheel when it reaches at the bottom of Q of the inclined plane PQ will be, ये रखिए वेलोसिटी रखी है, जब ये व्हील यहाँ पे पहुंच जाए तो इस V की वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्स एच, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है कितना होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले ये व्हील क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, और जब ये रोल करेगा यहाँ पर व्हील, जैसे इसको यहाँ बनाऊं तो यहाँ इस जगह पर इसे कौन रोल करा रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन तो होगा जो इसे रोल करा रहा होगा, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा ना, वो इसमें इसको इधर की तरफ घुमाएगा टॉर्क, और चला रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो इसे आगे चला रहा होगा, mg का कंपोनेंट, mg sin थीटा। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। लेकिन इस वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जानते हो, जब प्योर रोलिंग की केस में जब सरफेस फिक्स हो, सरफेस तो फिक्स है ही है, जिस सरफेस पे चल रहा है उस पर सरफेस फिक्स है, वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ऑलवेज जीरो, क्योंकि प्योर रोलिंग में ये वाले पॉइंट की जो कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, तो ये रेस्ट में रहता है, इसीलिए वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो रहेगा। एक दूसरा, यहाँ रस्सी भी है तो वर्डन बाई टेंशन फोर्स ये भी ऑलवेज जीरो होता है, आपने पढ़ा होगा, एनएलएम में पढ़ते हैं इसे, T.x जो होता है समेशन, ये जीरो रहता है। इसीलिए यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। ये जब व्हील यहाँ आ जाता है बॉटम में तो इसकी वेलोसिटी भी, और ये प्योर रोलिंग कर रही है ना, और ये वाला जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट से जितनी वेलोसिटी इस व्हील के पास होगी उतनी ही वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। ठीक है, अच्छा अब कर लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, KI प्लस UI इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। काइनेटिक एनर्जी लिखें तो इनिशियली ये दोनों रेस्ट में थे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी भी जीरो, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी मैंने जीरो लिख दी, प्लस इसको ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, इस लाइन को मैंने क्या मान लिया, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप सोचो, अगर मैं पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट से, ये इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन पे लग रहे हैं, तो इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट ऊपर है, ये h हाइट, जब रेफरेंस पॉइंट से h हाइट ऊपर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो m है 12 और g और हाइट है आपकी h और ऊपर है इसीलिए प्लस के mgh है ना, प्लस इसकी लिखूं, ये तो इस वाले की मास की हो गई, इसकी लिखें तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पर ही है। ये मैंने जो लिखी है ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, ये आपकी 12 kg वाले ब्लॉक की और ये आपकी 3 kg वाले ब्लॉक की, ये काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो थी,
इक्वल टू, अब आ जाओ फाइनल पोजीशन पर। इधर देखो ये वाला जो व्हील है ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना। और जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है किसी सरफेस पर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें ये याद होना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर 1 + k। अच्छा ये कैसे आया थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ये दूसरी तरीके से याद होता है, मैं थोड़ा सा इस पर बता देता हूँ। मोस्टली जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होती है जो टोटल का एनर्जी लिखते हैं हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, वैसे लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर इसमें क्या करते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, इस आई की वैल्यू रखो आप, आई की वैल्यू जो है ये के एम आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, समझना। के एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे सॉलिड यहाँ पे व्हील कह रहा है, व्हील को हम यहाँ रिंग मान सकते हैं, है ना। और रिंग मान सकते हैं तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। तो इसमें के की वैल्यू कितनी है 1 है, के की वैल्यू कितनी है 1। और जैसे डिस्क होती तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी है हाफ। सॉलिड स्फीयर होता है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 2/5। तो ये के एम आर स्क्वायर के साथ अटैच्ड एक कांस्टेंट टर्म है, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया हाफ आई की वैल्यू के एम आर स्क्वायर। और प्योर रोलिंग है, जब कोई बॉडी प्योर रोल करती है किसी सरफेस पर तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का वो आर ओमेगा होता है। दिस इज अ कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो यहाँ से ओमेगा निकालोगे तो वी अपॉन आर आएगा, क्योंकि वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने वी मानी है। तो क्या लिखेंगे वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये 1 + k। तो जब भी प्योर रोलिंग हो तो आप टोटल का एनर्जी लिखनी हो तो डायरेक्ट आप इसको लिखिए बेटा, बहुत शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना। के क्या चीज़ है मैंने आपको बताया, ठीक है। नहीं प्योर रोलिंग की केस में कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, ओनली प्योर रोलिंग नहीं है तो इतना ही करेंगे, लेकिन प्योर रोलिंग है तो ये करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने ये तो इसकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। अभी ये 12 kg वाले की है, 12 kg वाले की, यहाँ पे कैपिटल एम लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस 3 kg वाले की भी तो होगी, तो इसे ले देते हैं हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये केवल स्लाइड कर रहा है, ये केवल स्लाइड कर रहा है। तो फिर इसकी स्पीड वी क्यों मानी, क्योंकि स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ से सोचो, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो जितनी स्पीड इसकी होगी क्या उतनी स्पीड इसकी होगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन ये 3 kg वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, ये केवल मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो देखो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी है 12 kg वाले की, ये वाली, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पर आ गया और ये सरफेस से रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर पहुंच गया h हाइट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3gh। ऐसे सबसे पहले बस ये लाइन लिख ली, जिसने खेल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ा लो, तो देखो 12gh ये हो गया, इस 3gh को दल ले आए तो माइनस के 3gh हो गया, इक्वल टू हाफ, इस m की वैल्यू 12 है तो मैंने 12 लिख दी, और वी स्क्वायर पता नहीं है 1 + k। के अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये व्हील है, जो आपका व्हील है इससे आप रिंग मानी है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, और आई इक्वल टू के एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के की वैल्यू आपकी 1, के की वैल्यू 1, तो के की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ, 1 प्लस हाफ एम की वैल्यू 3 और ये वी स्क्वायर, और ये इसको दल ले आए हम तो ये 9gh हो गया, 9gh, और ये हो गया 6। तो देखो ये हो गया आपका 6, ये और 2 12 हो गया, 2 और 6 12, 12 वी स्क्वायर प्लस 3/2 वी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो 2 एलसीएम लोगे तो 24 और 27 वी स्क्वायर, और ये हो गया 9gh आपका। ऐसे 9 से काट दिया ये 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका gh 2gh, इसका से मल्टीप्लाई अपॉन 3, और ये वी स्क्वायर हो गया भाई, इसका से मल्टीप्लाई गया 2gh हो गया, नीचे 3 और ये वी स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ
तो वी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया 2gh/3, तो वी की वैल्यू आ गई रूट में, ये स्क्वायर रूट है ना 2gh/3, लेकिन वी की वैल्यू दे रखी है हमें ये 1/2 स्क्वायर रूट xgh इज इक्वल टू रूट 2gh/3। तो रूट जी एच से रूट जी एच कट गया, बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/4 x इज इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू आ गई 8/3, दैट मीन्स 2.67। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2.67। तो क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसकी जो वैल्यू है नियरली 3, इसीलिए x बराबर 3। तो यहाँ पे हम 3 भर सकते हैं। A disc of mass 1 kg and radius capital R is free to rotate about a horizontal axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disc. A body of same mass as that of disc is fixed, important point है, at the highest point of the disc. Now the system is released when the body comes to lowest position, its angular speed will be. तो देखो यहाँ से ये एक रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट केवल बॉडी घूम रही है, चल नहीं रही, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक इस डिस्क का मास भी m है और इस पॉइंट मास का भी मास सेम मास है, रेडियस इसकी r है, ये है ना। अब ये इनिशियली रेस्ट में पूरा सिस्टम, अब मैं इसको बना रहा हूँ आगे, इसका मतलब मैंने चलाया नहीं है, ये इनिशियल पोजीशन है। फिर ये सिस्टम को रिलीज कर दिया, जब इसको सिस्टम को रिलीज कर दिया, जब सिस्टम क्या कर दिया आपने रिलीज्ड, तो मैंने इसको बस केवल आगे बना लिया है। एक्चुअल में ये घूमा यही है, चल नहीं रहा आगे, केवल घूम रहा है इट्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है नहीं। तो मैं बस बना ले रहा हूँ दोबारा से फाइनल पोजीशन ऐसे। अब इस एक्सिस के अबाउट जब ये घूम रही है तो इसके पास एंगुलर स्पीड भी आ जाएगी और पार्टिकल यहाँ आ गया है, वो फिक्स है। डिस्क घूमी है, पार्टिकल नहीं घूमा, डिस्क घूमेगी तो पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना। चल नहीं रही डिस्क, ठीक है। एक बात, मास यहाँ आ गया, तो केवल इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि डिस्क तो अपनी जगह से हिली नहीं है, केवल घूमी है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी लिखें इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है दोनों की। पहले तो डिस्क और ये पार्टिकल दोनों फिक्स थे, चल ही नहीं रहे थे। प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो देखो डिस्क ने तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करी, तो डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। केवल आप पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसलिए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल लिखें तो रेफरेंस पॉइंट ये माना है, तो रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर है, ये 2r हाइट पर है, ये वाला 2r हाइट पर है, तो इसीलिए लिखेंगे mg और हाइट हो गई 2r इक्वल टू फाइनल का एनर्जी लिखें। तो देखो यहाँ अब ये डिस्क भी घूम रही है, डिस्क के पास भी है और ये भी, इसके पास भी वेलोसिटी होगी क्योंकि वो इससे फिक्स्ड था, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे फिक्स था इस जगह पे, तो डिस्क घूमेगी तो वो भी घूमेगा। तो जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा होगा तो रोटेशनल का एनर्जी जो होगी उसके पास, केवल चल रहा है, सॉरी घूम रहा है, चल नहीं रहा, तो रोटेशनल का एनर्जी होगी तो हाफ आई, एक तो डिस्क का लिख लो प्लस एक पार्टिकल का लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का, और इनटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस केवल घूम रहा था, चल नहीं रहा है, इसीलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल का एनर्जी होगी ओनली, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर ही आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की 0। बस सॉल्व कर लो, यहाँ लिख लो 2mgr इक्वल टू हाफ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर, मास दोनों का सेम है, प्लस पार्टिकल का लिखोगे तो यहीं से तो घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट तो घूम रहा है, तो पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r। भाई पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, अगर कोई पार्टिकल है वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और परपेंडिकुलर सेपरेशन r है, तो जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट वो mr स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए ये mr स्क्वायर सीधा सीधा ये पार्टिकल का हो गया इनटू ओमेगा स्क्वायर,
ये तो 0 हो गई। यहाँ से देखो m से पहले कॉमन लेके m काट दो, एक r कॉमन लेके एक r भी कट जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4g हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया हाफ r प्लस r, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये 4g इज इक्वल टू ये हो गया 3/2 r ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 8g/3r ओमेगा, और स्क्वायर है इसलिए रूट। इस ओमेगा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ये देखिए। तो कितनी गिवन है, 4 स्क्वायर रूट x/3r इक्वल टू 8g/3r। 3r से तो 3r कैंसिल, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो 16x इक्वल टू 8g, और 8 से कट गया है 2 बार, तो 2x और g की वैल्यू रखिए 10, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ x 5 होगा, तो आप x की वैल्यू 5, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। A solid spherical ball is rolling on frictionless horizontal plane surface about its axis of symmetry. The ratio of rotational kinetic energy of the ball and its total kinetic energy H. तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी तो होती है फॉर्मूला हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होता है, लेकिन अगर प्योर रोलिंग हो तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप ये याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये कैसे आया थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ये होती है कि यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये केवल एक कांस्टेंट टर्म है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अटैच होता है। अच्छा, जैसे आई की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, kmr²। जैसे सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे, तो सॉलिड स्फीयर के लिए डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं I इक्वल टू 2/5 mr²। तो इसमें k की वैल्यू 2/5 mr² है। k की वैल्यू कितनी है, 2/5। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5, हॉलो स्फीयर तो 2/3, रिंग होती तो mr² होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए 1 हो जाता है। तो ऐसे याद रखे। तो I की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, 1/2 I की वैल्यू है आपकी kmr², और ओमेगा की वैल्यू जो है प्योर रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है v वो इक्वल टू r ओमेगा होती है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है अगर इसकी रेडियस r है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v/r। तो यहाँ लिख देंगे v²/r², और नीचे हाफ mv² और 1 + k। ये तो देखो r² से r² कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, mv² से mv² कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल k/1 + k। अब k की वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 और 1 + 2/5, तो 2/5 और ये हो जाएगा 7/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2/7, इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। अच्छा, ये कैसे आया, जैसे आपको जब कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती है तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होती है। ये ट्रांसलेशनल होती है हाफ mv² और रोटेशनल होती है हाफ I ओमेगा²। अगर केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, प्योर रोलिंग नहीं है, तो ये लगा सकते हो, लेकिन अगर प्योर रोलिंग है तो आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, हाफ mv² प्लस हाफ I की जगह पे आप लिखिए ये वाला फॉर्मूला kmr², और ओमेगा की वैल्यू लिखिए v²/r²। r² से r² कैंसिल, यहाँ से हाफ mv² कॉमन लीजिए, 1 + k। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखिए जब आपकी बॉडी प्योर रोलिंग कर रही हो, प्योर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, प्योर रोलिंग कर रही हो तब ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखिए। और k आपका mr² के साथ अटैच्ड एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे सॉलिड स्फीयर में 2/5 है। A solid cylinder length is suspended symmetrically through 2 massless strings as shown in the figure. The distance from the initial rest position the cylinder should be unbinding the string to achieve a speed 4 मीटर पर सेकेंड is सेंटीमीटर में कह रहा है, ये फिगर दे रखा है।
तो देखो इस फिगर का अगर हम यहाँ पे साइड व्यू बनाएं, यहाँ से देख के बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं साइड व्यू। ये तो आपका एक फिक्सर पेस हो गया, रिजिड सपोर्ट हो गया। इससे यहाँ एक स्ट्रिंग है, अभी मैं एक ही बना रहा हूँ, और यहाँ आपकी ये ऐसे एक सॉलिड सिलेंडर है, साइड व्यू बनाया ये इधर से देखने पर, ठीक है। ऐसे ये जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ही स्ट्रिंग रिपीट कर रहा हूँ, तो नहीं है, मोटी कर ली थोड़ी सी स्ट्रिंग को मैंने, ठीक है ना। ऐसे तो देखो एक तो सेंटर ऑफ मास पर इसका वेट लगेगा mg सॉलिड सिलेंडर का, और इसमें ये दो स्ट्रिंग है तो ऊपर तरफ टेंशन 2t मान लेता हूँ, ठीक है। तो टेंशन ऊपर तरफ 2t कंसिडर कर लो। चलिए ये एक ही स्ट्रिंग दिखाई है पर मैंने, समझ में आया कि दो नहीं दिखाया, थोड़ा सा मोटा कर दिखाया है, टेंशन ऊपर तरफ 2t मान लिया है। तो इस mg की वजह से इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा एक। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि अगर हम स्ट्रिंग पर एक पॉइंट माने, जैसे पॉइंट ए माना, ये एक ही स्ट्रिंग है, आप ये समझो मोटी स्ट्रिंग कर ली है मैंने, ठीक है, और स्ट्रिंग पर एक पॉइंट मान रहा हूं मैं ए, तो मेरे को बताओगे क्या ए पॉइंट का कितना एक्सेलरेशन होगा। तो ए पॉइंट स्ट्रिंग पर माना है तो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये रिजिड सपोर्ट है, कैसा है, तो रस्सी थोड़ी चल रही है, यहाँ से रस्सी फिक्स है ना बेटा, तो रस्सी इस वाले पॉइंट में रस्सी थोड़ी नीचे जा रही है, तो रस्सी पर पॉइंट पाना मैंने कंसिडर किया है, तो उसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा। लेकिन अगर हम इसी सॉलिड सिलेंडर पर इसके जस्ट टच में जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है बी, रस्सी के कांटेक्ट में जो पॉइंट होगा सॉलिड सिलेंडर पर, उसकी वाले पॉइंट की बात करें बी की, तो उसमें mg की वजह से एक्सेलरेशन नीचे तरफ होगा सॉलिड सिलेंडर में ए। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें तो कौन प्रोड्यूस करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, mg का तो टॉर्क 0 होगा सेंटर ऑफ मास पे, ये सेंटर ऑफ मास है आपका, इसके कारण तो mg का टॉर्क 0, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालें तो mg का तो टॉर्क 0, केवल टेंशन का टॉर्क होगा, और टेंशन का टॉर्क होगा वो घुमाएगा इसको, तो टेंशन का टॉर्क इसे किधर घुमाएगा, अगर यहाँ पे हम टेंशन के टॉर्क को देखें तो कुछ इस तरह से घुमाएगा ऐसे, दैट मीन्स वो आपको ऐसे घुमाएगा इसको ऐसे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, टेंशन का टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास जब घुमाएगा ऐसे, तो इस जगह पर बी पॉइंट पर अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठकर अगर बी पॉइंट को देखेंगे तो सॉलिड सिलेंडर एक रिजिड बॉडी है, तो वो बी पॉइंट का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन दिखेगा, तो उस सर्कुलर मोशन के हिसाब से देखें तो बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ऊपर तरफ आएगा आर अल्फा। यहाँ कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग नहीं लगा सकते, कहाँ बोला प्योर रोलिंग, लगा देते हैं बहुत सारे, क्योंकि वैसी कंडीशन बन जाती है, वो एक अलग बात है ना। ए इक्वल टू 0, क्योंकि जानते हो वो ए बराबर आर अल्फा तब होता है जब सरफेस फिक्स होता है, यहाँ पे सरफेस फिक्स थोड़ी है, ये वाला सरफेस फिक्स है क्या, नहीं, ये तो नीचे तरफ रोल कर रहा है ना बेटा। जो आप कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग लगाते हो उसमें सरफेस ये फिक्स होता है, और जब वो बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो और फिर प्योर रोलिंग बोलता है तब कंडीशन होती है, उसको मत लगाना है यहाँ पे। फिर समझो क्या करना है, तो बी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगा और ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, ऐसे लिख लो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। अगर रस्सी और सिलेंडर के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग है ना, केवल अनबाइंड हो रहा है वो विदाउट स्लिप हुए, तो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग कहता है कि ए पॉइंट रस्सी पर जो पॉइंट है और जो सॉलिड सिलेंडर पर पॉइंट है उनके एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए, तभी वो स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन इसका तो 0, बी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना देखें, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, तो आर अल्फा बढ़ा हुआ ए से, तो आर अल्फा माइनस ए लिखेंगे, और यहां से ले सकते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा। बट ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग थोड़ी लगाई है मैंने, ऐसे समझ में आया हुआ, एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी बात, नेट फोर्स निकाल लो। अब थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ इधर की तरफ, नेट फोर्स, तो mg नीचे की तरफ है, चल तो नीचे की तरफ है ए एक्सेलरेशन से, और 2t ऊपर की तरफ है तो माइनस के 2t, और नेट फोर्स लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई mg माइनस के 2t, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन और चाहिए, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा, और एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा कितना होता है, एक तो होता है हमारा आर एफ साइन थीटा, और इसको शॉर्टकट में ये भी लिखते हैं आर परपेंडिकुलर इनटू एफ।
तो आर परपेंडिकुलर क्या, किसका टॉर्क होगा, mg का तो टॉर्क 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से इसकी लाइन ऑफ एक्शन जा रही है, तो आर परपेंडिकुलर 0 हो गया mg के लिए। तो टेंशन का अगर लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो इस 2t का लाइन ऑफ एक्शन आते हैं ऐसे, है ना, और इसकी ये जो ये आर परपेंडिकुलर हो गया, लाइन ऑफ एक्शन से सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से लाइन ऑफ एक्शन पर जो परपेंडिकुलर करते हैं उसे आर परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया जो कि रेडियस के बराबर है। तो यहाँ आर परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा और क्या लिखेंगे यहाँ से, रेडियस हो गई और फोर्स हो गया कितना 2t। और आई किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, और डिस्क का जो सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। और अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो a/r, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दें a/r, तो एक आर से एक आर कट गया और इस आर से फिर ये पूरा कट गया और 2 का मल्टीप्लाई कर लें इधर, तो ये हो जाएगा 4t और ये हो जाएगा m × a। यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो t की वैल्यू निकालोगे तो ma/2 आएगी और ये वाली वैल्यू t इसमें डाल दो, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ma इक्वेशन सेकंड से करें तो ma = mg, इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, -2 और t की वैल्यू सर ये 4 होगा नीचे, तो ma/4, इसे कट गया 2, इस वाले को इधर लेके आएंगे तो ma + ma/2 = mg आएगा, m से m कट गया, यहाँ से 2 LCM लेंगे तो 3a/2 हो गया, दोनों को ऐड कर लो a और a/2 को = g। तो यहाँ से एक्सेलरेशन देखेंगे तो 2 और g की वैल्यू 10 दे रखी है इसमें, क्वेश्चन में गिवन है 10, तो g की वैल्यू 10 रख दें तो ये 20 हो जाएगा और 3 नीचे, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर/सेकंड स्क्वायर से। अब सोचो अगर यहाँ से रिलीज किया है, रेस्ट में था पहले, रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, अब वो रेस्ट में है, वो नीचे तरफ ये रस्सी अनबाउंड होगी, तो जब वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा यही तो पूछा है। मान लो ये चलते चलते यहाँ आ गया ऐसे अनबाउंड होते हुए, तब इसकी स्पीड कितनी गेन कर ली उसने, v, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर/सेंटीमीटर, तो इतनी डिस्टेंस वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा x, ये पूछ रहा है, x पूछ रहा है हमसे, है ना। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो v² = u² + के 2as लिख सकते हैं। v तो दे रखा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में छोड़ा था, ऐसा क्वेश्चन में बोला भी था इनिशियली रेस्ट पोजीशन, है ना। तो u 0 है +2a निकाल लिया हमने 20/3 और डिस्प्लेसमेंट x पूछा हमसे कितना डिस्टेंस चल लेगा, तो देखो ये 40 हो जाएगा, 40 4 से काटेंगे तो ये 10 बार और ये 4 बार और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 10 डिवाइड करेंगे 12/10 x, तो x की वैल्यू आएगी 1.2 मीटर आएगी। अब इंपॉर्टेंट बात है किसमें पूछा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 120 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस चलेगा। यहाँ पे हम भर सकते हैं 20 सेंटीमीटर ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।